वेलकम बैक। हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का। पढ़ेंगे पॉलिटी। क्या पढ़ेंगे? पॉलिटी। पॉलिटी में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 में है स्वास्थ्य में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका क्या है चलिए देखते हैं। लोकतंत्र में लोगों की यह अपेक्षा रहती है कि सरकार उनके कल्याण के लिए कार्य करे। लोकतंत्र में जो लोगों की जो भूमिका और उसकी अपेक्षा यह रहती है कि सरकार जो है कल्याण के लिए कार्य करे। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रदान करने एवं गृह निर्माण, सड़कों के विकास तथा बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम से हो सकता है। यह कार्य जो है शिक्षा पर हो सकता है, स्वास्थ्य पर हो सकता है कार्य, और रोजगार प्रदान करने एवं इंदिरा आवास गृह निर्माण के आधार पर हो सकता है। सड़कों का विकास भी हो सकता है इस पर, और बिजली आदि उपलब्ध कराने के माध्यम हो सकते हैं। इस अध्याय में हम स्वास्थ्य के अर्थ और इस उससे संबंधित समस्याओं को जांचेंगे। इस अध्याय के उपशीर्षकों को देखिए। आपके विचार में यह विषय सरकार के काम से किस प्रकार जुड़ा है? आपके विषय में ये जो है काम सरकार के किस प्रकार से जुड़ा हुआ है? ये देखिए, अस्पताल के लिए एम्बुलेंस है, ये सभी सरकार का ही काम है स्वास्थ्य से रिलेटेड। स्वास्थ्य क्या है चलिए पढ़ते हैं। स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य के बारे में हम अनेक प्रकार से सोच सकते हैं। स्वास्थ्य का अर्थ है हमारा बीमारियों और चोट आदि से मुक्त रहना। लेकिन स्वास्थ्य केवल बीमारियों से संबंधित नहीं है। स्वास्थ्य जो है केवल बीमारी से ही संबंधित नहीं है। आपने उपर्युक्त कोलाज में से केवल कुछ स्थितियों को ही स्वास्थ्य से जोड़कर देखा होगा। ये जो है कुछ स्थितियां ही स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ये नर्स है, ये भी देखिए, ये भी स्वास्थ्य रिलेटेड है, डॉक्टर वगैरह सब। इस कॉलेज में ये सभी स्वास्थ्य से रिलेटेड ही हैं। ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। ये देखिए, ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड है। प्रायः हम ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त हर स्थिति का संबंध स्वास्थ्य से है। हम जो है कि ध्यान नहीं देते हैं कि उपर्युक्त स्थिति जो है हेल्थ से ही रिलेटेड है। बीमारी के अलावा हमारे लिए उन कारणों पर भी विचार करना आवश्यक है जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। उदाहरण के लिए, यदि लोगों को पानी के लिए स्वच्छ पानी और प्रदूषण मुक्त वातावरण मिले, यदि आदमी को जो है पीने के लिए अच्छा पानी और वातावरण भी अच्छा मिले, तो वे सामान्यतया स्वस्थ रहेंगे। सामान्यतः जो है जनरली वो है हेल्थी रहेंगे। दूसरे ओर यदि लोगों को भरपेट भोजन न मिले अथवा उन्हें घुटन भरी अवस्था में रहना पड़े तो उनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक है। अगर खाना सही से खाना नहीं मिले और घुटन भरी सांस लेने पड़े उससे, तो बीमार होने की संभावना अधिक है। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें चुस्ती से और ऊंचे मनोबल के साथ करें। हम सब चाहते हैं कि हम जो भी कार्य करें वो अच्छे से करें। सुस्त और अकर्मण्य रहना, चिंताग्रस्त होना और लंबे समय तक डिटेर सहमे रहना स्वस्थ जीवन के लक्षण नहीं है। हम सबको तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। हम सबको टेंशन फ्री रहना चाहिए। हमारे जीवन के ये सभी पहलू स्वास्थ्य के हिस्से हैं। किसके हैं? तो हेल्थ के सभी हिस्से हैं ये सभी पहलू। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं क्या क्या है चलिए देखते हैं। आइए भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को कुछ अलग पहलुओं का परीक्षण करें। यहाँ दी गई तालिका में प्रथम तथा द्वितीय स्तंभों में दिखाई गई स्थितियों की तुलना कीजिए। यानी कि इससे इसको या इससे इसको तुलना कीजिए।
संसार भर में भारत में सर्वाधिक चिकित्सा महाविद्यालय हैं। भारत में सबसे अधिक वर्ल्ड में महाविद्यालय है कौन सा? चिकित्सा महाविद्यालय। और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 30,000 से अधिक नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं। लगभग प्रत्येक वर्ष में 30,000 से अधिक डॉक्टर हमारे भारत में बनते हैं। भारत के अधिकांश डॉक्टर शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। भारत के जो अधिक डॉक्टर है वो शहरी क्षेत्रों में बसते हैं। ग्रामवासियों को डॉक्टर तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। गांव के जो लोग हैं उन्हें डॉक्टर के पास जाने के लिए गांव से शहर की ओर लंबी दूरी जानी पड़ती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या के मुकाबले डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कम है। ग्रामीण क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसके मुकाबले गाँव में डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम है। पिछले वर्षों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा में काफ़ी वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। सन 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। 1950 में भारत में केवल 2717 अस्पताल थे। सन 1991 में 11,171 अस्पताल थे और 1991 ईस्वी में 11,174 अस्पताल बन गए थे। और सन 2017 में यह संख्या बढ़कर 23,583 हो गई। 2017 में कितने भारत में अस्पताल थे? 23,583। भारत में करीब 5 लाख लोग प्रतिवर्ष तपेदिक यानी कि टीबी से मर जाते हैं। भारत में हर एक साल 5 लाख लोग टीबी से मर जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक इस संख्या में काफ़ी परिवर्तन नहीं हुआ। हर वर्ष मलेरिया के लगभग 20 लाख मामलों की रिपोर्ट प्राप्त होती है। यह संख्या कम नहीं हो रही। अधिकतर आदमी जो है मलेरिया से मर रहे हैं, टीबी से भी मर रहे हैं। भारत में विदेशों से बहुत बड़ी संख्या में इलाज कराने हेतु चिकित्सा पर्यटक आते हैं। भारत में जो है विदेशों से भी बड़ी संख्या में इलाज कराने के लिए चिकित्सा पर्यटक आते हैं। वे उपचार के लिए भारत के कुछ ऐसे अस्पतालों में आते हैं जिनकी तुलना संसार के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों से की जाती है। विदेशी आदमी जो इलाज के लिए आते हैं, जो सबसे हायर हॉस्पिटल होते हैं उनमें जाते हैं। हम सबको पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। संचारणीय बीमारियां पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती है। पानी के द्वारा एक दूसरे से लग जाती है। इन बीमारियों में से 21% जल जनित होती है। इन सभी बीमारी में 21% जल के द्वारा ही होता है, जैसे हैजा, पेट के कीड़े और हेपेटाइटिस। ये सभी जल के द्वारा ही फैलते हैं। भारत विश्व का दवाइयाँ निर्मित करने वाला तीसरा बड़ा देश है। भारत जो है दवाई बनाने में तीसरे स्थान पर है और यहाँ से भारी मात्रा में दवाइयों का निर्यात होता है। यहाँ से बहुत अधिक मात्रा में जो है दवाई बेचे जाते हैं। भारत के समस्त बच्चों में से आधों को खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। भारत में सभी बच्चों में से आधा को जो है कि खाना नहीं मिलता है और वे अल्प पोषण के शिकार हो जाते हैं। वे जो है भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। अल्प पोषण बीमारियों से बचाव और उनके परिवार के लिए हमें उचित स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। बीमारी से बचाव के लिए हमें जो कि उचित सेवाएं चाहिए, जैसे स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक आदि, जो मरीजों को आवश्यक सेवा और देखभाल उपलब्ध करा सके। ऐसी सुविधाओं की व्यवस्था को चलाने के लिए हमें स्वास्थ्य सेवकों, नर्सों, योग्य डॉक्टरों तथा अन्य विशेषज्ञों की ज़रूरत है जो परामर्श दे सके, रोग की पहचान कर सके और इलाज कर सके। ऐसी डॉक्टरों की हमें ज़रूरत है। मरीजों के इलाज के लिए हमें आवश्यक दवाइयाँ व उपकरण भी चाहिए। जब हम बीमार होते हैं तो अपने इलाज के लिए हमें इन सुविधाओं की ज़रूरत होती है। जब हम बीमार पड़ते हैं तभी ये सब सारी सुविधा को ज़रूरत पड़ती है। सभी सारी सुविधा प्रयोगशालाएँ ये सभी की हमें ज़रूरत पड़ती है।
भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। ठीक है, क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं है। पृष्ठ संख्या 14 पर दिए गए बाएं हाथ के स्तंभ को पढ़ने के बाद क्या आप इसे सही मानते हैं? चर्चा कीजिए, यानी कि आगे में पढ़ेंगे। भारत में बड़ी संख्या में डॉक्टर, दवाखाने और अस्पताल हैं। भारत में अधिक से अधिक डॉक्टर हैं, मेडिकल हैं और हॉस्पिटल हैं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को चलाने का पर्याप्त अनुभव और ज्ञान भी उपलब्ध है। यानी हॉस्पिटल को चलाने के लिए डॉक्टर भी है, उसके पास ज्ञान भी है। मेडिकल है तो दवाई बेचने के अनुभव भी है। ये सभी ज्ञान है। ये ऐसे चिकित्सालय और स्वास्थ्य केंद्र हैं जिन्हें सरकार चलाती है। सरकार अपनी जनसंख्या के एक बड़े भाग की देखभाल करने में समर्थ है, जो सैकड़ों और हजारों गांवों में फैली हुई है, जो कि अधिक से अधिक फैली हुई है। इस विषय पर हम बाद में अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही चिकित्सा विज्ञान में बहुत असाधारण प्रगति हुई है। चिकित्सा विज्ञान में बहुत ही असाधारण प्रगति हुई है, जिसके चलते देश में इलाज की नई तकनीकें और विधियाँ भी उपलब्ध हैं। नई तकनीकी और टेक्नोलॉजी भी है और उसका मेथड भी है। फिर भी दूसरा स्तंभ दिखाता है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की स्थिति कितनी खराब है। बात सही है, स्वास्थ्य की स्थिति बहुत ही खराब है। उपर्युक्त सकारात्मक विकास के बाद भी हम जनता को उचित स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ हैं। यह विरोधाभासजनक स्थिति है जो हमारी अपेक्षाओं के विपरीत है, यानी इससे अलग है। हमारे देश के पास पैसा है, ज्ञान है और अनुभवी व्यक्ति भी है, फिर भी हम सबको आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। यानी कि भारत के पास सभी चीज़ मौजूद है, फिर भी स्वास्थ्य सेवाएं देने में असमर्थ है। हम इस अध्याय में इसके कुछ कारणों को जानेंगे। इस अध्याय में ये जो असमर्थ है, ये क्यों असमर्थ है, इनके बारे में हम जानेंगे। सरकारी अस्पतालों के मरीजों को अक्सर ऐसी लंबी लाइनों में खड़े होकर इंतज़ार करना पड़ता है। सरकारी अस्पताल में जब किसी भी काम लेके जाइएगा तो बड़ी लंबी लाइनें, कतार लगना पड़ता है। एक इलाज का खर्च क्या होता है, चलिए देखते हैं। अमन और रंजन अच्छे मित्र हैं। एक अमन और रंजन, ये अमन है और ये रंजन एक अच्छे मित्र है। रंजन का परिवार साधन संपन्न है, जबकि अमन के माता पिता जैसे तैसे गुजारा करते हैं। अमन के माता पिता जो है कि जैसे तैसे गुजारा यानी कि फुटपाथ पर करते हैं। रंजन का परिवार बहुत कुशल मंगल है। एक ट्रेन है, कहीं जा रहे हैं या बस है, और ये रंजन जा रहे हैं। अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले, कैसे हो? अरे अमन, बड़े दिनों बाद मिले हो, कैसे हो? अस्पताल की बिल्डिंग ऐसी चकाचक दिखती थी कि मुझे लगा कोई पाँच सितारा होटल यानी कि 5 स्टार होटल है। डैडी कह रहे थे यह एक प्राइवेट अस्पताल है और बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं यहाँ मिलती है। प्राइवेट अस्पताल में अधिक से अधिक सुविधाएं मिलती हैं। डॉक्टर ने मुझे बहुत से परीक्षण करवाने को कहा, यानी कि जांच करवाने को कहा, पर वहाँ तो सब लोग दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। एक महिला ने जांच के लिए मेरा खून लिया। उसने बातों बातों में खूब मजाक किया और मुझे दर्द का पता ही नहीं चला। एक महिला ने, नर्स ने खून लिया, ये देखिए महिला है, नर्स ने खून लिया और बातों बातों में उन्हें पता भी नहीं चला। क्या तुमने, महिला बोलती है, नर्स बोलती, क्या तुमने रियलिटी टीवी पर बैटमैन वाला चुटकुला सुना है? दोनों में वार्तालाप होता है।
मुझे वायरल बुखार हो गया था और अस्पताल जाना पड़ा। ये कहते मुझे वायरल बुखार हो गया था, मुझे अस्पताल जाना पड़ा। अच्छा, मुझे भी वायरल हुआ था। ये कहते, ये दोस्त कहते, मैं इसी सोमवार से स्कूल आ रहा हूँ। मेरे डैडी किंग्सवे के नए अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने ले गए। वहाँ बहुत वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। किंग्सवे में हमको दिखाया, वहाँ बहुत ही अच्छा लगा। रिसेप्शन काउंटर पर ही डैडी को 500 रुपये देने पड़े। नहीं, रिसेप्शन काउंटर जो है वो 500 रुपये लिए। डॉक्टर को दिखाने से पहले ही पता है वहाँ बड़ा अच्छा संगीत बज रहा था और सब कुछ कितना साफ सुथरा और जगमग जगमग था। सब कुछ कितना साफ सुथरा और झकमक झकमक हो रहा था। उसके बाद जो है कि जब सारे परीक्षणों के नतीजे आए गए तो हम वापस डॉक्टर के पास गए। उन्होंने नतीजों को देखा और कहा कि सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे सिर्फ वायरल हुआ है, मुझे सिर्फ वायरल बुखार हुआ है। उन्होंने कुछ दवाइयाँ लिख दी और आराम करने को कहा, यानी कि बेड रेस्ट करने को उसने कहा। हाँ तो छोटे जनाब, यह गुलाबी गोली दिन में 3 दफ़ा लेनी है, यानी कि दिन में 3 बार लेनी है। ये डॉक्टर ने कहा। यह सफ़ेद वाली सोने से पहले, यानी वाइट टैबलेट सोने से पहले। यह शरीर के दर्द के लिए है और यह एक सिरप है। घबराओ नहीं, बढ़िया स्वाद है इसका। सिरप है। और ये कहते हैं, धन्यवाद डॉक्टर, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है, मुझे तो अभी से ठीक लगने लगा है। तुम्हें यह सारी बातें बताने के लिए मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। अच्छा, ये इसने कहा, अपनी तो कहो, तुम किस अस्पताल में गया। मतलब इसने तो बता दिया। ये अब इसको कहता है कि तुम अपनी कहो कि तुम किस अस्पताल में गए थे। हम्म हम्म वह तुम्हारे वाले अस्पताल जितना अच्छा तो नहीं था। पहले तो अब्बा मुझे ले ही नहीं जाना चाहते थे क्योंकि इसमें समय बहुत लगने वाला था, मेरे पिताजी मुझे वहाँ नहीं ले जाने वाले थे। जब हमारी बारी आई तो डॉक्टर ने मेरी जांच की और खून की जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए हमें एक और लंबी लाइनें में खड़े होना पड़ा। जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था वहाँ भी बहुत भीड़ भीड़ भड़क्का हो रहा था। मतलब कि हर एक चीज़ में लाइन ही लगनी पड़ती थी। जब जांच लिया गया, ये देखिए भीड़ भाड़ कितनी थी। इसे वायरल हुआ लगता है। कोई फिक्र की बात नहीं, बुखार उतारने की यह गोली इसे देनी है, बस और कुछ नहीं। ये जो है सरकारी अस्पताल का डॉक्टर कहती है। ये कहता है, और सच में कितना ज़्यादा समय लगा। हम एक बड़े से सरकारी अस्पताल में गए। हमें ओपीडी काउंटर पर ही एक लंबी लाइन में इंतज़ार करना पड़ा। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी कि मैं पूरे समय अब्बा के सहारे टिका रहा। हमें 3 दिन बाद खून की जांच का नतीजा मिला, यानी कि 3 दिन लगा दिया उसने ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट देने के लिए। फिर हम वापस अस्पताल गए। उस दिन वहाँ कोई दूसरी डॉक्टर बैठी थी, मतलब कि 3 दिन के बाद जो है दूसरा डॉक्टर बैठा था। मुझे इसको ओपीडी कार्ड दिखाओ और खून का रिपोर्ट जल्दी जल्दी करो। इसका ओपीडी कार्ड दिखाइए और खून का रिपोर्ट दिखाइए। मेरा अस्पताल था तो बहुत बढ़िया, पर उन्होंने मुझे ज़्यादा दवाइयाँ दे दी और मेरे इलाज में ज़्यादा खर्चा हो गया। ये कहता है। अच्छा, मेरे इलाज में तो ज़्यादा खर्च नहीं हुआ, सरकारी अस्पताल में ज़्यादा खर्च नहीं हुआ।
जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? चलिए एक नोट में लिखिए कि आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं। क्या आपको कहीं किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए, एक अनुच्छेद बनाइए नोट्स में। सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आप कमेंट में लिखिए। आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है, इसकी चर्चा कीजिए। रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा? कारण बताइए। निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? यानी कि प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट हॉस्पिटल में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उसका जो है विवेचना कीजिए। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। उपर्युक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो मोटे वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, दूसरा है निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं स्वास्थ्य केंद्रों व अस्पतालों की एक श्रृंखला है जो सरकार द्वारा चलाई जाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी व ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को सुविधाएं प्रदान करते हैं और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की ज़रूरत वाली बीमारियों जिसका इलाज प्रदान करते हैं। ये कि सार्वजनिक यानी कि सरकारी अस्पताल है। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, यानी कि हर एक गांव में हर एक जो है कि हॉस्पिटल होना चाहिए, जहां प्रायः एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक हो रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गांवों की ज़रूरत को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, जिला के स्तर पर जो है कि जिला अस्पताल होता है, जो इन सभी स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिनमें अमन ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल है, और ऐसे भी कई सारे विशिष्ट सरकारी हॉस्पिटल हैं। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए ये अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं, यानी कि जो हम टैक्स देते हैं, हम सभी टैक्स देते हैं, वह हॉस्पिटल के काम में आता है। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क या बहुत ही कम कीमत देनी पड़ती है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें, जिससे गरीब से गरीब लोग भी जो है कि इलाज करा सके। हमें सरकार को क्यों देना चाहिए? हमें जो है सरकार को यानी कि टैक्स क्यों देना चाहिए? चलिए देखते हैं। सरकार जो है, सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया करवाने में खर्च करता है, जिससे सभी नागरिकों को फायदा होता है। बात सही। प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं से भी नागरिकों को लाभ होता है। किनको लाभ होता है? नागरिकों को लाभ होता है। अन्यथा इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते। इसकी व्यवस्था जो है कि आम नागरिक नहीं कर सकते, इसलिए सरकार कर सकती है। करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम एवं सेवाएं उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक कल्याण, व्यावसायिक प्रशिक्षण इत्यादि, जिनसे जरूरतमंद नागरिकों को लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत
एवं पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु एवं प्र, प्र, प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों द्वारा प्राप्त राजस्व से ही चलाया जाता है, यानी कि टैक्स से ही चलाए जाते हैं। सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण दे सकते हैं जो कि सरकार काम कर रही है? सरकार काम कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं का अन्य महत्वपूर्ण कार्य है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है, यानी कि सरकार के जो टैक्स होते हैं, सरकार जो टैक्स लेती है उससे करनी होती है, अन्यथा यह असफल हो जाएगी। उदाहरण के लिए मच्छरों को पैदा होने से रोकने के अभियान को सफल बनाने के लिए यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि क्षेत्र के सभी लोग अपने कूलरों व घर की छतों पर आदि पर पानी एकत्र न होने दें, यानी कि इन सभी में पानी इकट्ठा नहीं जमने दें। हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वस्थ सेवाएं प्रदान करना स्वास्थ्य का प्राथमिक कर्तव्य है। सरकार को हर व्यक्ति के जीवन के अधिकार की रक्षा करनी है। सरकार जो है हर व्यक्ति के जीवन को रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है। यदि कोई अस्पताल समय पर व्यक्ति को इलाज नहीं प्रदान कर पाता तो इसका तात्पर्य है कि उसे जीवन की सुरक्षा नहीं दी जा रही है, यानी कि टाइम पर यदि हॉस्पिटल उनकी सेवाएं प्रदान नहीं कर रही है तो उनका जीवन जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा है कि यह सरकार का कर्तव्य है कि वह मरीजों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं दे, जिसमें आकस्मिक इलाज की सुविधाएं भी सम्मिलित हों। अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी कर्मचारियों को आवश्यक इलाज प्रदान करने की जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उनकी जिम्मेदारी जो है कि पूरी करनी चाहिए। गांव के एक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दवाई देती एक डॉक्टर, ये डॉक्टर जो है ये पेशेंट को दवाई दे रही है। निजी स्वास्थ्य सेवाएं, चलिए इसके बारे में पूछते हैं। हमारे देश में कई तरह की निजी स्वास्थ्य सेवाएं पाई जाती है। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपनी निजी दवाई खाने चलाते हैं। बड़ी संख्या में जो अधिक से अधिक संख्या में डॉक्टर अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी RMP मिल जाते हैं। शहरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से बहुत से विशेषज्ञ की सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी रूप से चलाए जा रहे अस्पताल व नर्सिंग होम भी हैं, यानी कि नर्सिंग होम भी है। काफ़ी संख्या में प्रयोगशालाएं हैं, लैब भी है जो प्रशिक्षण करती हैं व विशिष्ट सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं जैसे एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि। ऐसी दुकानें भी हैं जहां से हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। एक सरकारी अस्पताल में अपने बीमार बच्चे के साथ एक औरत, यानी कि बीमार बच्चा है ये औरत। यूनिसेफ के अनुसार हर साल 10 लाख बच्चे ऐसे संक्रमणों से मर जाते हैं जिन्हें रोक पाना संभव है। यानी 10 लाख ऐसे संक्रमण से मर जाते हैं जिन्हें रोकना संभव है, तब भी वो मर जाते हैं, यानी कि सरकारी अस्पताल में इनका इलाज नहीं किया जाता अच्छे तौर तरीके से। किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है? आप एक नोट में लिखिए। कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के पास है। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक नज़र में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों का और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। वहां जो सुविधा दी जाती है उनका आप जाके निरीक्षण कीजिए।
जैसा कि जैसा कि इनके नाम से ज्ञात होता है, निजी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का स्वामित्व अथवा नियंत्रण नहीं होता, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल पे सरकार का कंट्रोल नहीं होता। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत इन निजी स्वास्थ्य संस्थाओं में मरीजों को हर सेवा के लिए बहुत धन व्यय करना पड़ता है, यानी कि प्राइवेट कॉलेज में जो है कि ज़्यादा पैसा खर्च होती है। आज निजी स्वास्थ्य सेवाएं चारों ओर दिखाई देती है। अब तो बड़ी बड़ी कंपनियां अस्पताल भी चलाती हैं। कुछ कंपनियां दवाइयों को बनाने और बेचने में भी लगी हैं। शहरों के कोने कोने में दवाइयों की दुकानें देखी जा सकती हैं। शहरों के कोने कोने में दवाई का दुकान हम देख सकते हैं। दिल्ली के एक प्रमुख निजी अस्पताल में ऑपरेशन व बाद मरीजों की देखभाल का कमरा, यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल का ये नज़ारा है। आपके घर के पास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध है? आप कमेंट में लिखिए। उन्हें चलाने वाले लोगों को और वहाँ दी जाने वाली सुविधाएं का पता लगाइए। वहाँ जो कौन चलाते हैं और उनकी सुविधा क्या क्या है उनका आप पता लगाइए। स्वास्थ्य सेवा और समानता, क्या सबके लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? हम भारत में ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं जहां निजी सेवाएं तो बढ़ रही है परंतु सार्वजनिक नहीं। जहां निजी सेवाएं बढ़ रही है लेकिन सार्वजनिक नहीं, यानी सबके लिए समान नहीं है। ऐसी दशा में लोगों को मुख्यतः निजी सेवाएं ही उपलब्ध हो पाती है। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, यानी कि शहरी क्षेत्र में केंद्रित है। इन सेवाओं का मूल्य भी अपेक्षाकृत अधिक रहता है। दवाइयाँ महंगी होती हैं, बहुत से लोग उन्हें खरीदने में समर्थ नहीं होते और इसलिए जब परिवार में बीमारी होती है तो उन्हें ऋण लेना पड़ता है, यानी कि सूद पर पैसा लेना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है दूसरे से। कुछ निजी सेवाएं अधिक कमाने के लिए प्रायः ऐसे कार्यों को प्रोत्साहित करती है जो सही नहीं है। कई बार सस्ते तरीके उपलब्ध होने पर भी उनके प्रयोग नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए प्रायः देखा जाता है कि कुछ चिकित्सक ज़रूरत से ज़्यादा दवाइयाँ, इंजेक्शन या सेलाइन आदि की सलाह देते हैं, जबकि साधारण इलाज भी पर्याप्त हो सकता है। बहुत से निजी अस्पताल में ये होती हैं जहाँ कम पैसे में हो सकती थी लेकिन उन पर ज़्यादा दवाई लिखी जाती है। जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम। वाह, जन औषधि मेडिकल स्टोर, वाह क्या बात है। ये कहीं का जो ये पंपलेट है, दाम कम दवाई उत्तम, वाह। तथ्य यह है कि जनसंख्या के 20% लोग ही बीमारी के दौरान आवश्यक दवाइयों को खरीदने में सक्षम होते हैं। कई गरीब होते हैं, कई दवाई नहीं खरीद पाते हैं। वे लोग भी जिन्हें हम गरीब नहीं समझते दवा संबंधी खर्चों को उठाने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। जो गरीब नहीं है वे भी दवाई खाते खाते परास्त हो जाते हैं, वो तब फिर भी दवाई नहीं खा पाते। एक अध्ययन में यह पाया गया कि जो लोग अस्पताल में किसी बीमारी या चोट लगने के कारण भर्ती होते हैं उनमें से 40% लोग खर्चों का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेते हैं या अपनी कुछ संपत्ति बेचते हैं। गरीब लोगों के लिए परिवार में हर बीमारी चिंता और मुसीबत का कारण बन जाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि ऐसी स्थिति बार बार आती है। गरीब लोग पहले ही पोषण की कमी का शिकार होते हैं। गरीब लोग पहले से ही जो है कि उनको खाना पीना नहीं मिल पाता है, वो पोषण का शिकार हो जाते हैं। ये परिवार उतना भोजन नहीं खाते जितना इन्हें खाना चाहिए। उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जैसे पीने का पानी, घर के लिए पर्याप्त जगह, साफ वातावरण तक उपलब्ध नहीं हो पाता। उनको जो कि वातावरण भी साफ उपलब्ध नहीं हो पाता और इसलिए इनके बीमार पड़ने की संभावना अधिक बढ़ती रहती है। बीमारी पर होने वाले खर्चे से इनकी हालत और ख़राब हो जाती है। बीमारी में जो खर्चा होगा
उनसे और हालत गंभीर हो जाती है। कभी कभी केवल पैसा ही लोगों को बेहतर इलाज में बाधक नहीं होता। उदाहरण के लिए महिलाओं को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। कई आदिवासी क्षेत्रों में स्वास्थ्य केंद्र कम है और वे भी अच्छी तरह नहीं चलाए जाते हैं। जहाँ निजी स्वास्थ्य सेवाएं भी उपलब्ध नहीं, जहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल भी नहीं है, वहाँ भी अच्छी तरह से अस्पताल को नहीं चलाया जाता। ग्रामीण इलाकों में अक्सर एक जीप ही मरीजों के लिए चलता फिरता दवाई खाना बनकर आती है। गांव में सिर्फ उस समय एक ही जीप था जिससे दवाई आता था। इस गर्भवती औरत को एक योग्य डॉक्टर को दिखाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। देखिए, कई गांव में सरकारी अस्पताल ही नहीं है। क्या किया जा सकता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में लोगों को स्वास्थ्य की दशा अच्छा नहीं है। यह सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह अपने सब नागरिकों, विशेषकर गरीब और सुविधाहीनों को गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करे। फिर भी लोगों का स्वास्थ्य जितना जीवन की आधारभूत सुविधाओं पर और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर है, उतना ही स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा सुधारने के लिए दोनों पक्षों पर कार्य करना आवश्यक है। दोनों ओर कार्य किया जा सके, ऐसा करना संभव है। अगले पृष्ठ पर दिए गए उदाहरण को देखिए। सतत विकास लक्ष्य, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। केरल का अनुभव। 1996 ईस्वी में केरल सरकार ने राज्यों में कुछ नए महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। राज्य के पूरे बजट का 40% पंचायतों को दे दिया गया। 40% किसको दे दिया गया? पंचायतों का एक बजट दे दिया गया। इससे पंचायतें अपनी आवश्यकताओं को योजनाबद्ध कर उनकी पूर्ति कर सकती थी। इससे गांव के लिए पीने का पानी, आहार, औरतों के विकास और शिक्षा आदि के लिए उचित व्यवस्था सुनिश्चित करना संभव हो सका। इसके फलस्वरूप जल वितरण व्यवस्था की जांच की गई, स्कूलों और आंगनबाड़ियों के काम को सुनिश्चित किया गया और गांव की विशेष समस्याओं पर ध्यान दिया गया। गांव का जो विशेष समस्या है, प्रॉब्लम है, उन पर ध्यान दिया गया। कहाँ पर? केरल में। स्वास्थ्य केंद्रों में भी सुधार किया गया। इन सब कार्यों से स्थिति में सुधार आया। इन सभी जो काम किया गया उसकी स्थिति में सुधार आया। इतने प्रयत्नों के बाद भी कुछ समस्याएं तो बनी रही, जैसे दवाइयों की कमी, अस्पतालों में अपर्याप्त बिस्तर। इतना करने के बाद भी जो कि उन पर बहुत सी कमी आई, अपर्याप्त बिस्तर, पर्याप्त डॉक्टरों का न होना आदि। इन समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें। ये देखिए वेबसाइट है, इस पर आप लॉग इन कीजिए। आइए अब एक अन्य देश का उदाहरण देखें और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर उनकी कार्य पद्धति को जानें। ऊपर दिए गए भारत के नक्शे में केरल राज्य को गुलाबी रंगों से दिखा गया। केरल जो राज्य है उनको गुलाबी रंगों से दिखाया गया है। ये है बाबू केरल। कोस्टारिका का तरीका। कोस्टारिका को मध्य अमेरिका का सबसे स्वस्थ देश माना जाता है। सबसे स्वस्थ देश कौन सा है? कोस्टारिका। इसका मुख्य कारण उनके संविधान में निहित है। कई वर्षों पहले कोस्टारिका ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि वे देश में सेना नहीं रखेंगे। इससे उन्हें सेना पर व्यय किए जाने वाले धन को लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आधारभूत जरूरतों पर खर्च करने में मदद मिली। कोस्टारिका की सरकार मानती है
कि देश के विकास के लिए देश का स्वस्थ होना जरूरी है और इसलिए अपने देशवासियों के स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देती है। कोस्टारिका की सरकार अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य के लिए मूलभूत सेवाएं व सुविधाएं देती है, जैसे पीने का सुरक्षित पानी, सफाई, पोषण और आवास आदि। ये सभी सेवाएं जो कि सरकार देती है। स्वास्थ्य की शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और सभी स्तरों पर स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान शिक्षा का एक जरूरी भाग है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।